नहीं मास्टर। तभी उसके स्लेज हैमर से आवाज आती है। फैसिनेटिंग। बिना चौंक के उसकी तरफ देखने लगती है। हैमर कहता है, देखो हालांकि तुम छोटी हो लेकिन फिर भी तुम्हारे रगों में फलकायरी का खून दौड़ रहा है और तुम्हें अपनी पूरी पोटेंशियल का अभी तक एहसास नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें अपनी पावर का यूज करने दूंगा। तभी उस हैमर में काफी सारे क्रैक्स आने लगते हैं और वहाँ पे रोशनी फैल जाती है। हैमर कहता है, मैंने जो भी कहा है उसको अच्छे से ध्यान रखना। मेरा नाम है फिलियन। मुझे दुनिया के सबसे महान ब्लैक स्मिथ ने बनाया था, वो भी तुम्हारी रानी के लिए, यानी कि वल्कायरी क्वीन के लिए। मुझे अपने हाथों में उठाओ और बस देखती जाओ कि होता है क्या। सीन स्विच होता है डियाब्लो पे। डियाब्लो लगातार जमीन पर गिर रहा होता है क्योंकि उसका माना पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। इसी वजह से वो लेविटेटिंग स्पेल का भी यूज नहीं कर पा रहा होता। उसके पास जो भी बची कुछ एनर्जी बची होती है वो सिर्फ होती है जेम ऑफ लाइफ की वजह से। वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस भी हो रहा होता है, बट इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता उसको कोई बचा लेता है। एंड हम लोग देखते हैं ये होता है वही भालू थेब्रॉन। डियाब्लो से पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? वो भी इतनी जल्दी? थेब्रॉन कहता है, मैं यहाँ पर पिछले 600 सालों से रह रहा हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। लेकिन मैं तुम्हें देखकर अभी सरप्राइज हो गया क्योंकि तुम एक डीमन से अकेले दम पर ही लड़ रहे हो। लेकिन मुझे तुमसे यही उम्मीद थी क्योंकि वैसे भी तुम चोजन वन हो, वो भी गॉडेस से। वो उसको जमीन पर उतार देता है। तभी वहाँ पर डीमन आ जाता है और थेब्रॉन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अगर तुम बुरा मत मानो तो मैं अपने खाने को खत्म करना चाहता हूँ। तभी उसके अटैक की वजह से भालू के काफी सारे घाव हो जाते हैं। डीमन कहता है, ओह तुमने इसको सरवाइव कर लिया, मुझे तो लगा था मैं तुम्हें इससे पूरे तरीके से काट दूंगा। मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, तुम तो काफी ज्यादा मजबूत हो। थेब्रॉन कहता है, हाँ ये बात तो है, लेकिन मैं मजबूत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा तेज भी हूँ। तभी वो काफी तेजी से डीमन के एक पंच मार देता है और वो पंच काफी जोरदार लगता है जिसकी वजह से डीमन के मुंह से भी खून निकल आता है। थेब्रॉन कहता है, और बस इतना ही नहीं, मैं यहाँ पर अकेले भी नहीं आया हूँ, बेना। तभी वहाँ पर बेना आ जाती है और डीमन के ऊपर काफी जोरदार अटैक करती है। हम लोग देखते हैं बेना की अपीयरेंस भी काफी ज्यादा चेंज लग रही होती है क्योंकि इस बार उसके हेयर्स पिंक नहीं होते हैं बल्कि वो होते हैं रेड। तभी डियाब्लो भी बेना को नोटिस करता है। बेना कहती है, मास्टर मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ ही गई। थेब्रॉन कहता है, बातचीत करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी वो डीमन की ओर जाने लगता है बट डीमन एक बीम फायर करता है जिसकी वजह से थेब्रॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं मार्कस की आर्मी को। डीमन का ऑरा पूरे फोर्स में फैल चुका होता है जिसकी वजह से मार्कस की आर्मी के जितने भी आर्म सोल्जर्स होते हैं उनको सांस लेने तक में दिक्कत हो रही होती है। मार्कस के लीडर कहता है, सर मार्कस हम लोगों को प्यूरो के पीस का आने का इंतजार करना चाहिए ताकि वो हम लोगों को बफ दे सके और ब्लेसिंग दे सके जिसकी वजह से हम लोग आगे जाने के लिए कोशिश कर पाए। हम लोग देखते हैं सभी के सभी लोग पूरी तरीके से दहशत में होते हैं। केवल फेयर नाइट का ही ग्रुप एक लौता ग्रुप होता है जो कि वहाँ पर सीना तान के खड़ा होता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक पेपर उड़कर आ जाता है और उस पेपर के आसपास ग्रीन कलर का माना होता है। मार्कस उस पेपर को उठा लेता है। तभी हम लोग देखते हैं कोई चीज काफी तेजी से जंगल में भागते हुए जा रही होती है, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आता कि वो चीज क्या है। हम लोग देखते हैं उसी चीज के थोड़ी देर पर वही लड़की भाग रही होती है जो कि थोड़ा टाइम पहले डियाब्लो से फाइट कर रही थी। वो लगातार जंगल की ओर भागती जा रही होती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा कर दिया और वो एक डीमन को समन करने में कामयाब हो गई। तभी कोई चीज उसके काफी तेजी से आगे लगती है जिसकी वजह से उसकी मुंडी धड़ से अलग हो जाती है और यहाँ भी ग्रीन ऑरा होता है जैसा कि हम लोगों ने मार्कस के पास पेपर में देखा था। हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट के अंदर का सीन। यहाँ पर बेना भी ढेर होती है और थेब्रॉन तो कब का ही ढेर हो गया था। डीमन काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। क्या बात है, मुझे मजा आ गया। मुझे लगा नहीं था कि धरती पर मुझे काफी मजेदार लड़ाइयाँ लड़ने को मिलेंगी। हम लोग देखते हैं उसके ऊपर होता है डियाब्लो जो कि एक स्पेल को कास्ट कर रहा होता है। डीमन कहता है, उस स्पेल का नाम क्या है, मुझे ये तो बता दो क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। डियाब्लो स्पेल को कास्ट कर देता है, पाथ ऑफ ऑब्लिटरेशन। इस स्पेल को कास्ट करते ही लिवाइथन ने जितनी भी पावर यहाँ पर अब्सॉर्ब की थी वो सभी के सभी एक साथ ही रिलीज हो जाती है और ये पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसके रास्ते में जो भी कुछ आएगा वो खत्म हो जाएगा। हम लोग देखते हैं डीमन की वो अटैक लगा तो होता है बट वो डीमन अभी भी जिंदा होता है। वो कहता है, ये अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था लेकिन तुमने ये अटैक मेरे सर में ना मार के काफी बड़ी गलती कर दी। चलो अब तुम्हारे खात्मा का समय आ चुका है, तो कोई तुम्हारी आखिरी विश। डियाब्लो इस बार पूरी तरीके से हार मान चुका होता है। तभी वहाँ पर वही ग्रीन ऑरा आता है और काफी तेजी से डीमन को 2 हिस्से में काट देता है, वो भी एक अटैक से। और ये अटैक करने वाला होता है सर बेरिल। और हम लोग देखते हैं जो मार्कस को लेटर मिला था वो बेरिल ने ही दिया था। उसमें लिखा होता है कि वो किसी को भी जंगल के अंदर नहीं भेजे। जंगल के अंदर जो भी डीमन होगा उसका ख्याल बेरिल अकेला ही रख लेगा। देन तभी सीन चेंज होता है फेथ इन पेरो के हेडक्वार्टर्स में जहाँ पर उसके अंदर आर्क बिशप होता है और गेट पे खड़ा होता है सेबल। सेबल कहता है, ओ अच्छा, यहाँ पर मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने अपोस्टर को यहाँ से भगा दिया है। आर्क बिशप कहता है, अगर तुम गॉडेस में थोड़ा सा भी भरोसा रखते हो तो प्लीज यहाँ से शांति से चले जाओ। सेबल कहता है, ओ अच्छा, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं तुम्हारी गॉडेस की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ, है ना? आर्क बिशप कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए मजबूर करना
करना होगा। सेबर अपने शॉट को निकालते हुए कहता है ये तो ना हो पाएगा क्योंकि मैं खुद ही लॉर्ड चैरियट की तलवार हूँ और मेरा हमला बिल्कुल भी खाली नहीं जाता और मैं अपनी शॉट की मदद से तुम्हें भी इस दुनिया से आजादी दिला दूंगा। आज गॉडेस के पास जो भी कुछ होगा मैं उससे वो सब कुछ छीन लूंगा। हम लोग देखते हैं हेडक्वार्टर्स के बाहर का सीन जहाँ पर सभी के सभी लोग यहाँ से निकलने की तैयारियां कर रहे होते हैं। तो रिकी को कुछ सेंस होता है, वो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता आग बिशॉप, जिससे हम लोगों को आइडिया मिल जाता है कि आग बिशॉप के साथ कुछ न कुछ गलत तो हो गया है। हम लोग देखते हैं जंगल के अंदर का सीन जहाँ पर बेरिल के अटैक की वजह से जमीन तक कट जाती है। डियाब्लो सोच रहा होता है मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है। बेरिल की स्वॉर्ड इतनी ज्यादा भारी है और इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसको सब लोग उठा तक नहीं सकते हैं और उसके बाद भी बेरिल की स्पीड इतनी ज्यादा है जैसे कि उसके लिए स्वॉर्ड कुछ भी नहीं है। उसने डीमन को 2 टुकड़ों में काट दिया और उसको पता भी नहीं चला। क्या इसके पास विंड की ब्लेसिंग है? बेरिल से कहता है ओ तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डियाब्लो कहता है बस मैं थोड़ा बहुत क्यूरियस था क्योंकि सब लोग मुझे यहाँ से आने के लिए मना कर रहे थे, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर एक डीमन होगा। तुम चाहे जो भी कह लो मैं तुम्हारे एक एक कदम को देख रहा था। ये बात सुनकर डियाब्लो चौंक जाता है। बेरिल कहता है चिंता मत करो मैं बस मजाक कर रहा था, मैं समझ सकता हूँ सबके पास अपने अपने सीक्रेट होते हैं और मैं तुम्हारे सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगा। डियाब्लो को भी नहीं पता होता कि उसको कितना हद तक पता चल गया है। वो बेरिल से पूछता है आखिर आप यहाँ पर कब से हैं? मुझे तो लगा था आप यहाँ से निकल गए हैं। बेरिल कहता है यहाँ पर मेरे लिए एक ऐसा काम इंतजार कर रहा था जिसको मेरे अलावा कोई भी पूरा नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं यहाँ पर वापस आ गया। थैब्रॉन पूछता है आखिर तुम कौन हो? तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। ब्रिल अपना इंट्रोडक्शन देता है मेरा नाम है ब्रिल ऑनिक्स और मैं सीकर ऑफ द हिडन ट्रूथ हूँ। मैं यहाँ पर वो आइटम लेने आया हूँ जिसको कि यहाँ पर काफी सालों से रखा गया है। थैब्रॉन कहता है ओ तो तुम फ्रंटियर्स में से एक हो। ब्रिल कहता है प्लीज ग्रेमिया की गेट्स खोल दो और मुझे अंदर आने दो। डियाब्लो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये लोग? हिडन ट्रूथ, फ्रंटियर, ग्रेमिया, आखिर ये सब चीजें क्या हैं? थैब्रॉन कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं ग्रेमिया की गेट्स नहीं खोल सकता क्योंकि अभी इस टाइम मैं ग्रेमिया का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ। क्यों बच्चे मैंने सही कहा ना? डियाब्लो कहता है तो क्या तुम लोग एंशिएंट रूम की बात कर रहे हो? देन हम लोग देखते हैं वो लोग ग्रेमिया के अंदर चले जाते हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने ग्रेमिया तक को नहीं छोड़ा। थैब्रॉन कहता है बच्चे मुझे जल्दी से वापस एडमिनिस्ट्रेटर बना दो। डियाब्लो कहता है लेकिन क्यों? मैं नहीं बना रहा। तो बेरिल काफी गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और डियाब्लो को मजबूरी में उस भालू की बात माननी पड़ती है। वो उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है और थैब्रॉन गेट्स को खोल देता है। तभी डियाब्लो अचानक से किसी अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। आसपास की जगह देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो दूसरा डायमेंशन है। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है डार्क मानव को पोजेस करने वाले तुम्हारा स्वागत है। ये होती है एक बंदे की स्पिरिट। डियाब्लो कहता है देखो मुझे पता है कि ये रूइन कोई आम रूइन नहीं है, इसका कुछ ना कुछ बड़ा पर्पस है। तो क्या तुम ही ग्रेमिया के क्रिएटर हो? स्पिरिट कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मेरा नाम है एर्मियन। मैं अपने पास्ट में एक काफी बड़ा मैजिकल आर्टिफैक्ट क्राफ्टमैन था और उसी के साथ साथ रैंक 9 का मेज भी। मुझे पता है रैंक 9 सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही मिली है। डियाब्लो कहता है अच्छा तो अगर तुम भी किसी तरीके की फ्रंटियर के पार्ट हो? आर्मी ने बताता है मैं और आइसिस दोस्त थे लेकिन मैं फ्रंटियर का पार्ट नहीं था। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्राम ऑफ थंडर ब्लेड की रक्षा कर रहा था जो कि आइसिस ने मुझे करने को कही थी और मैंने इसमें यूज किया ग्रेमिया का। हालांकि ग्रेमिया का मेरे पर्पस ये नहीं था, मैंने ग्रेमिया किसी ऐसे इंसान के लिए बनाई थी जिसका मैं सदियों से इंतजार कर रहा था। डियाब्लो पूछता है किसका? आर्मिन बताता है उस डार्क माना के ओनर का जिसमें कि गॉड्स तक को मारने की शक्ति है। डियाब्लो पूछता है आखिर तुम्हें फॉरगेटन हिस्ट्री के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? और तो और वो एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में भी। वो सोच रहा होता है यहाँ तक कि जनन को भी इतनी चीजें नहीं पता थी। डियाब्लो उससे कहता है मेरा जवाब दो, अगर तुम मेरी बातों को जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। आर्मिन बताता है पूरी दुनिया में कुछ ही जगह पर उसके थोड़े बहुत ट्रेसेस हैं। मैंने उन्हीं ट्रेसेस को अच्छे से समझा जिसके चलते मुझे ये सब चीजें पता चली और वहीं से मुझे एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में भी पता चला। डियाब्लो कहता है तो क्या डियाब्लो वॉलपेयर के ट्रेसेस सही में एग्जिस्ट करते हैं? आर्मिन कहता है ओ डियाब्लो वॉलपेयर, अच्छा तो उसका नाम ये है। इतना तो मुझे अपनी जिंदगी में भी नहीं पता चला लेकिन तुम उसी की एलर्जी से शेयर करते हो तो मुझे तुमसे तो यही उम्मीद थी। और इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें वो चीज देने का समय आ चुका है। वो अपने हाथों को आगे करता है और कहता है ग्रेमिया एक ऐसा मैजिकल आर्टिफैक्ट है जो कि अपने आप को किसी भी शेप में ढाल सकता है और उसके हाथ में होता है ग्रेमिया। वो बताता है तुम अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके इसको उसी चीज में ढाल सकते हो। जब मुझे हिडन ट्रूथ के बारे में एहसास हुआ तो मैं काफी ज्यादा डर गया। फिर मेरे पास जितनी भी नॉलेज थी मैंने उनको इसी आर्टिफैक्ट में झोंक दिया ताकि मैं उसको उस शख्स को दे सकूं जो कि हिडन ट्रूथ को अनलीश करने के काबिल है। मैं तुम्हें इस आर्टिफैक्ट की पूरी अथॉरिटी देता हूँ। डियाब्लो से वो आर्टिफैक्ट ले लेता है। वो सोच रहा होता है इसकी पावर तो कमाल की है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं उसको अपने 3 आर्टिफैक्ट में से एक की भी बराबर रख सकता हूँ। देन वापस से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं पीरो के हेडक्वार्टर्स को जहाँ पर लार्स बिल्डिंग के अंदर भागता हुआ जा रहा होता है। वो समझ जाता है कि आर्क बिशॉप के साथ कुछ तो गड़बड़ हो गई है और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है वो देखता है आर्क बिशॉप को जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। लार्स
लार्स उसको हील करने की कोशिश करने लगता है, बट वो उसको हील नहीं कर पाता। आर्क बिशप कहता है तुम मुझे छोड़ो और अपोस्टोलोसेंट को जाकर प्रोटेक्ट करो। इन सभी चीजों के पीछे ऑर्डर ऑफ जेनिथ है। लार्स बहुत ज्यादा रो रहा होता है। वो कहता है मैं आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। आर्क बिशप कहता है मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। वो उसके सर पर हाथ रखता है। लार्स कहता है लॉर्ड पीरो की कसम, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। आर्क बिशप कहता है तुम्हें रिवेंज के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने मेन गोल का एहसास होना चाहिए, जो कि अपोस्टल को प्रोटेक्ट करना। तुम्हें अब जाना चाहिए। वापस सीन चेंज होता है मरीन फॉरेस्ट में, जहाँ पर डियाब्लो होश में आ चुका होता है। बेरिल कहता है क्या तुम ठीक हो? डियाब्लो कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या वो चीज मिली जिसको तुम ढूंढ रहे थे? बेरिल कहता है हाँ, मेरा काम यहाँ पर पूरा हो गया। थेब्रॉन कहता है वैसे ग्रेमिया का क्या हुआ? देखो मुझे पता नहीं कि वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन तुम दूसरे रैम से हम लोगों से काफी बाद में आए थे, और उसके बाद से ही मेरा और ग्रेमिया का कनेक्शन पूरी तरीके से कट ऑफ हो गया। क्या तुम हम लोगों को बता सकते हो कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था? डियाब्लो कहता है मैं आर्मियन की स्पिरिट से मिला और उसने मुझे ग्रेमिया आर्टिफैक्ट दे दिया। ये देखो। वो उसको एक स्पेसशिप जैसी चीज में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। वो दोनों के दोनों लोग ही ग्रेमिया की पावर देखकर चौंक जाते हैं। बेरिल कहता है ये तो थंडर ब्लेड से भी ज्यादा अच्छा है। थेब्रॉन कहता है तो तुम्हें वो उस बुड्ढे ने दिया? डियाब्लो कहता है हाँ, मैं उसके स्पिरिट से मिला, फिर उसने मुझे इसकी सारी अथॉरिटीज दे दी। थेब्रॉन कहता है लेकिन तुम्हें ही क्यों? जिमी कहता है पता नहीं। देन वो उससे पास आने को कहता है। जैसे भालू उसके पास आता है वो उसको हील करने लगता है। वो कहता है क्या ये कोई हीलिंग स्पेल है? जिमी कहता है नहीं, लेकिन ये उसी से सिमिलर एक स्पेल है जो कि मैं ग्रेमिया की मदद से यूज कर सकता हूँ। बेरिल कहता है जेमी वेल्टन, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। सीयर्स तुम्हारी वजह से परेशान हो रही होगी। तभी जिमी को ये सेंस होता है कि रिकी किसी तरीके के खतरे में है। बेरिल कहता है तुम्हें क्या हुआ? जिमी बताता है रिकी, मेरा मतलब है अपोस्टल, वो बहुत ही बड़े खतरे में है। बेरिल उससे बात करने लगता है। डियाब्लो कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम लोगों को जल्दी करना होगा। तभी बेरिल उसको उठाता है और अपने कंधे पर डाल देता है। मुझे बताओ कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? जिमी बताता है साउथ ईस्ट। देन बेरिल जिमी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। थेब्रॉन कहता है ओ ये तो काफी जल्दी निकल गए, मैं तो उनको बाय भी नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरा काम भी यहाँ पर पूरा हुआ। अब मुझे भी अपने होमलैंड में चले जाना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं बेना वहीं पर ही छूट गई होती है, और वो कोई अनडेड तो है नहीं कि वापस से टेलीपोर्ट हो जाए। तो पता नहीं ये वापस से घर कैसे जाएगी। देन हम लोग देखते हैं मार्कस की आर्मी को, जहाँ पर उन सबको भी एहसास हो चुका होता है कि डीमन का खात्मा हो गया है। तभी उनके पास कोई भागते भागते आता है और बताता है कि डीमन के फॉलोअर्स कैप्टन के अंदर ऐसी तैसी कर रहे हैं, उनको जो भी दिख रहा है वो उनको मार दे रहे हैं। लेकिन जो हम लोगों के गार्ड्स थे उन्होंने उनमें से काफी लोगों को मार दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अपना भेस बदल दिया और अब उनमें और सिटीजन में अंतर करना बिल्कुल नामुमकिन है। मार्कस ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है ये शायद से मेरी ही गलती है, मैंने डीमन की वर्शिपर्स को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। तभी वो बंदा उसको एक और न्यूज बताता है कि आर्क बिशप का मर्डर हो चुका है। इसको सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं, और उनका चौंकना यहीं पर ही नहीं रुका होता, क्योंकि वो बंदा एक और चीज का खुलासा करता है कि जब आर्क बिशप की डेथ हुई थी तो वहाँ पर कुछ लोगों ने सेबल को भी देखा था, वही सेबल जिसको कि मार्कस ने अपना एडवाइजर बना